आज की कहानी का नाम है घुटन, जिसे लेकर के प्रस्तुत हुई हैं शिल्पा मेहता। मैं शिल्पा मेहता को सादर आमंत्रित करूंगी। स्वागत है। स्वागत है नमस्कार शिल्पा जी जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मालती जोशी जी की प्रसिद्ध रचना घुटन लेकर यहाँ प्रस्तुत हैं। शिल्पा जी हमारी मंच कला मंथन की सदस्य हैं और गुलाबी नगरी जयपुर से हमसे जुड़ी हैं। आप एक शिक्षाविद और फ्रीलांस एडिटर हैं। बचपन से पढ़ने लिखने का शौक है। आपकी रचनाएं अखबार तमाम पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। YouTube पर शिल्पा जी का एक चैनल है जिसका नाम है शिल्पा स्टोरी रैक, और अन्य साहित्यिक मंचों पर भी आप एक कथावाचक के रूप में सक्रिय हैं। और सबसे खूबसूरत बात आपके परिचय की जो मुझे लगी, आपका मानना है जीवन जीते हुए हर क्षण एक नए किस्से और कहानियां जन्म लेती हैं। कभी उसके किरदार हम तक पहुंचते हैं, कभी हम उन किरदारों तक पहुंचते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत बात कही आपने, और हमें आपकी कहानी का इंतजार है। मंच आपको सुपुर्द करती हूँ। तो दर्शकों, प्रस्तुत है कहानी घुटन, जिसे पढ़ रही हैं शिल्पा मेहता जी। स्वागत। नमस्कार। कला मंथन पर आज उपस्थित सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी किरण जी का और निर्जरा सरिता जी का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी जी द्वारा लिखी हुई कहानी घुटन। वैसे मालती जोशी जी मेरी जो हिंदी साहित्य की बहुत ही फेवरेट लेखिका है, और आज आपको इन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी घुटन सुना रही हूं। तो शुरू करते हैं कहानी। हम लोग सुबह की चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए ये रोज की तरह पेपर पढ़ रहे थे कि अचानक इन्होंने कहा, शाम को गाना सुनने चलना है। मैंने एकदम उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर की ओर झांका और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। क्या देख रही थी? देख रही थी कि आज सूर्य नारायण किस दिशा से उदित हुए हैं। मतलब ये कि आप मुझे संगीत कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं, तो आश्चर्य तो होगा ही। अरे, अपने शहर की गायिका है तो अपनी भी थोड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कौन? अरे वो वैभवी प्रसाद, अब शायद पंडित हो गई है। वैभवी पंडित रतलाम की है? मुझे तो ये पता ही नहीं था। बहुत साल पहले हमारे यहाँ आरंभ कार्यक्रम में आई थी, तब सुना था। तब 4-5 नवोदित कलाकारों को बुलाया जाता था। उस साल वैभवी ने बहुत इम्प्रेस किया। सब कह रहे थे ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और वो सच निकला। टीवी पर 2-3 बार सुना है, पर सामने बैठकर सुनने का आनंद ही कुछ और है। मजा आ जाएगा। मन ही मन मैं ये सब सोच के एकदम प्रफुल्लित हो रही थी। शाम को मैं बहुत उत्साहित थी। कितने दिनों बाद ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जो न शासकीय था न पारिवारिक, विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम था। इन्हें ऐसे कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं थी। शादी के बाद 2-4 बार खींच कर ले गई थी, पर पूरे वक्त ऐसी मनहूस शक्ल बनाकर बैठे रहे कि सारा आनंद ही काफूर हो गया। तब से मैंने कहना छोड़ दिया था। समान रुचि वाली सहेलियों का एक ग्रुप बना लिया था, उन्हीं के साथ चली जाती थी। पर रात के कार्यक्रमों में परेशानी होती थी। वो सब अपने अपने पतियों के साथ आती थी। वैसे मेरा भी स्वागत था, पर मुझे ही संकोच होता था। फिर बच्चे जब बड़े हुए तो उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। सोचा इन्हें भी जरा साहित्य संगीत के संस्कार दे दूं। पर नकुल नकुल तो एकदम अपने बाप का बेटा था, जल्दी ही छिटक गया। पर निधि मेरे साथ थी।
बाद में तो ऐसा हुआ कि वो खुद मेरे लिए जानकारी जुटा कर लाती थी कि कहाँ एग्जीबिशन लगी है, रविंद्र भवन में कौन सा नाटक है, अभिनव कला समाज में किसका गायन है, रंग शिविर में किसका नृत्य हो रहा है। कई बार तो वो खुद ही टिकट भी ले आती थी। इन्हें घर पर छोड़कर जाते हुए थोड़ा अपराध बोध तो होता था, पर निधि कहती थी, डोंट वरी मम्मी, ही इज एंजॉयिंग हिज मैच ऑन टीवी, आप अपना कार्यक्रम एंजॉय कीजिए। पिछले वर्ष निधि यूएस से चली गई। उसके बिना कभी कभी बहुत बहुत अकेला सा लगता है। जैसे कि आशा थी, शाम का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। कार्यक्रम का समापन होते ही कई लोग स्टेज पर बधाई देने पहुंच गए। मैंने भी इनसे धीरे से पूछा, हम भी चलें क्या? नो। इनका ये नो हमेशा की तरह कठोर और निर्णायक था। हॉल में इतने सारे लोग थे कि उनके सामने बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा। पार्किंग की तरफ जाते हुए मैंने कहा, आपके ही शहर की कलाकार थी, आप मिलते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने रूखे स्वर में कहा। बात वहीं खत्म हो गई। घर आकर पता चला नकुल खाना खाकर दोस्तों के साथ निकल गया है। हम दोनों खाना खाने बैठे। हमेशा की तरह मैं अनवरत बोले चली जा रही थी, कार्यक्रम की समीक्षा कर रही थी, और ये मोनी बाबा बने चुपचाप खाना खा रहे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, वैसे वैभवी की दाद देनी पड़ेगी। ये कुछ नहीं बोले, केवल प्रश्नार्थक नजरों से मेरी ओर देखा। वैभवी ने हमारे औरंगजेब को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि अपनी स्वर समाधि से भी निकल ही नहीं पा रहे। अरे यार, जरा सिंपल हिंदी बोला करो, कंफ्यूज कर देती हो। चलो जी, झल्ला कर ही सही कुछ तो बोले। वैसे आपकी चुप्पी से खाना बेमजा हुआ जा रहा था। बिस्तर पर लेटने के बाद मैंने पूरा कार्यक्रम मन ही मन दोहरा लिया। ये मेरी पुरानी आदत है, जो कुछ भी देख सुनकर आती हूं, देर तक उसकी जुगाली करती रहती हूं। आज का कार्यक्रम भी मेरे मानस पटल पर ज्यों का त्यों रेखांकित था। पहले श्याम कल्याण, फिर मधुकोश और अंत में एक निर्गुण भजन। भजन की धुन तो मेरे मन में कब से चक्कर काट रही थी, पर शब्द पकड़ाई में नहीं आ रहे थे। नया भजन था। कबीर के निर्गुण तो मुझे रट गए, पर ये शायद रविदास या धर्मदास का था। मैंने इनकी ओर देखा, ये जाग रहे थे। सुनिए जी, आपको वो आखिरी वाला भजन याद आ रहा है क्या? मुझे धुन धुन तो ध्यान में आ गई है, मेरे दिमाग में चल रही है, पर शब्द पकड़ में नहीं आ रहे। एक तरफ तो मुझे औरंगजेब कहती हो और फिर गाने के बारे में पूछती हो। सॉरी, मैंने अपने कानों पर हाथ लगाकर एक लंबा सा सॉरी कह दिया। इट्स ओके, पर तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे ये गाने वाने याद नहीं रहते। आई एम टोटली डम दैट वे। अच्छा, मुझे लगा इतने प्रेम से अपनी शहर की गायिका को सुनने गए थे तो ध्यान से सुना होगा। वैसे सच बताऊं? हाँ बताइए ना। आई वेंट देयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब असल में वैभवी का रिश्ता मेरे लिए आया था। क्या? मैं तो एकदम उठकर ही बैठ गई। और आपने मना कर दिया?
मैं ही क्यों, पापा, मम्मी, दीदी, किसी को भी ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। पापा तो शुरू से ही खिलाफ थे, बहुत नाराज थे। बोले कोई भी मुंह उठाकर चले आता है। अरे भाई, पहले अपनी औकात तो देखो, किसी ने पता दिया और चले आए। फिर मम्मी जरा फेवर में थी, बोली गरीब घर की बहू जरा दब कर रहती है, एक बार देखने में क्या हर्ज है। पापा तो देखने भी नहीं गए थे। दीदी दीदी उन दिनों आई हुई थी, उन्हें साथ लेकर मैं और मम्मी चले गए। जाते समय पापा ने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, देखो, लड़की अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो ही हां करना। फिर क्या हुआ? अरे एक्स्ट्रा तो क्या, वो ऑर्डिनरी से भी गई बीती लग रही थी, एकदम प्लेन, साधारण। हम तीनों ने तो पहली फुर्सत में ही उसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मध्यम वर्ग परिवार की कन्या थी, साधारण तो होगी ही। इन लोगों के पास सौंदर्य प्रसाधन तो होते नहीं है। एक पाउडर का डिब्बा लाकर दे दिया जाता है, एक काजल की डिबिया और एक बिंदी का पैकेट। ये होता है इनका मेकअप किट। और वार्डरोब भी 4-6 कपड़ों में सिमट जाता है। एक आध भारी साड़ी शादी ब्याह में पहनने के लिए, 2-4 ठीक से सूट आने जाने के लिए। जैसे वैभवी के बहाने मैं अपना अनुभव दोहरा रही थी। वैसे आज तो ठीक ठाक लग रही थी, लगेगी क्यों नहीं। अब तो हफ्ते में 3 बार पार्लर जाने की हैसियत रखती है। और सबसे बड़ी बात है सफलता। सफलता का तेज उसकी मुद्रा पर झलक रहा था। आत्मविश्वास की आभा से उसका चेहरा दमक रहा था। हाँ, लेकिन उस दिन उसे देखकर बहुत निराशा हुई थी। मैं तो चाय पीते समय भी बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। पर दीदी, तुम मानोगी नहीं, दीदी तो ऐसी दबंग थी कि उससे गाना भी सुन लिया। गाना? मैं तो जैसे एकदम आवेश में आ गई थी। जिस लड़की को आपने पहली नजर में ही रिजेक्ट कर दिया, उससे आपने गाना सुना। हाँ, दीदी की फरमाइश थी। उन दिनों वैभवी का बहुत नाम हो रहा था। कॉलेज के प्रोग्रामों में, गणेश उत्सव और शरद उत्सव के कार्यक्रमों में खूब इनाम बटोर रही थी। तो दीदी बोली, अब आए हैं तो एक आध गाना भी सुन लेते हैं। वाह, क्या बात है आपकी दीदी की। कोई फरमाइशी प्रोग्राम था क्या वो? हाउ कैन हाउ कैन यू बी सो इनह्यूमन। मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे अरे अरे, इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो भाई? दीदी से ज्यादा तो उसके पिताजी का आग्रह था। वो अपनी बेटी के प्लस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे थे। हाँ, बेचारे बेटी वाले यही तो करते हैं। आपको तो बड़ा गर्व हो रहा होगा ना? किस बात का? इतनी बड़ी गायिका का रिश्ता आपके लिए आया था। अरे, इसमें गर्व करने जैसा क्या है? और वैसे वो उस समय इतनी बड़ी गायिका भी नहीं थी। पछतावा नहीं हो रहा? इतनी गुणी कलाकार को रिजेक्ट कर दिया? नहीं, वैसे पछतावा तो सिर्फ एक रिश्ते के लिए होता है। कौन सा? वो दिव्या कुमारी, वो वो एमएलए। हाँ, पर उस समय वो एमएलए नहीं थी, उसके पिताजी थे। पापा के दोस्त थे और दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते थे। पापा भी बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि ऐसी रिश्तेदारी बड़ी काम की होती है। सब तैयार थे। फिर रिश्ता क्यों नहीं हुआ? अरे, मम्मी तैयार नहीं थी। बोली नेताजी की बेटी है, यहां आकर भी नेतागिरी करेगी, सबको नाको चने चबवा देगी। वैभवी गरीब थी, पर शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। और ये दिव्या कुमारी सुंदर थी, पर दबंग फैमिली से थी।
मेरा चुनाव शायद इसलिए हुआ था कि मैं साधारण परिवार से हूं और देखने में भी ठीक ठाक ही हूं। मैं मन ही मन सोच रही थी और शायद अपनी सोच को थोड़ा आवाज भी दे दी थी। पता है तुम्हें, तुम्हें देखने के लिए उस दिन तो मैं सर पर कफन बांध कर निकला था। घर पर कह दिया था कि आज वाली लड़की चाहे कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी जो भी होगी तो हाँ करके आऊंगा। मम्मी तो एकदम टेंशन में आ गई थी। अच्छा, पर आपने ऐसा अल्टीमेटम क्यों दे दिया था? अरे, लड़कियां देख देख कर बोर हो गया था मैं। किसी भी रिश्ते पर सबकी सहमति नहीं हो रही थी। तुम्हारे समय पापा ने वीटो अपने हाथ में ले लिया था, मम्मी की कुछ नहीं चली। दरअसल पापा तुम्हारे लिटरेचर के गोल्ड मेडल पर फिदा हो गए थे। अच्छा, और उस गोल्ड मेडल का बाद में क्या बना? कुछ नहीं। यार, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या विद्या की सार्थकता सिर्फ नौकरी करने में है? उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है? अरे, मेरी माँ को देखो, उस जमाने की बीए है, बीए, पर कभी नौकरी के लिए हट नहीं किया, सिर्फ गृहस्थी की, और वो भी क्या खूब की। मेरी माँ, बस ये एक ऐसा जुमला है कि फिर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह पाती। माँ इनके लिए हर बात का मानक है, चाहे वो खाना बनाना हो, बच्चों की परवरिश हो, घर की सजावट हो, पार्टी का इंतजाम हो, मेहमानों की खातिरदारी हो या नौकरों से व्यवहार हो। मम्मी इज अल्टीमेट। मुझे भी हमेशा इसी कसौटी पर कसा गया और 10 में से 5 बार मैं फेल ही हुई हूं। वो तो अच्छा है कि इनकी पोस्टिंग के बहाने घर से दूर रहना पड़ रहा है, नहीं तो अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। मम्मी की जिद के कारण इन्हें शिल्पा जी म्यूट हो गया है। ठीक, सॉरी, कहां से हुआ? हाँ, ठीक है। मेरा गोल्ड मेडल ही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। पापा जी इस पर मुग्ध थे। शुरू शुरू में इसका खूब प्रदर्शन होता था, फिर स्वभावतः लोग पूछ ही लेते थे, कहाँ जॉब कर रही है? पापा जी एकदम भड़क जाते थे। उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? वो कहेगी तो उसके लिए एक कॉलेज बनवा दूंगा। मैं समझ गई। मैं समझ गई कि अब मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। फिर सोचा बैठे बैठे पीएचडी कर ली जाए। विषय भी तय कर लिया, गाइड भी ढूंढ लिया। लेकिन उसी समय निधि के आने की आहट मिली। ब्रेक लग गया। 4 साल में 2 बच्चे हो गए। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। मेरे शेक्सपियर, हार्डी, डिकेंस, वर्ड्सवर्थ, शेली, ब्राउनिंग सब अलमारी में बंद पड़े हैं। अब तो उनकी ओर झांकने का भी मन नहीं करता। वैसे मेरा एक और सामान पुराने घर के स्टोर रूम में बंद पड़ा है। शादी के पहले एक और शौक चल रहा था, पेंटिंग का। शाम के समय एक आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया था, फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी कर लिया था। शादी के समय मेरे सामान के साथ एक बड़ा संदूक भी आया था जिसमें मेरी पेंटिंग्स थी। उनमें से कई प्रशंसित थीं और कई तो पुरस्कृत भी थीं।
ट्रक से उतारकर वो संदूक स्टोर रूम में रखवा दिया गया। किसी ने खोलकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। शादी के 2-3 महीने बाद मैं अपनी एक चर्चित पेंटिंग उठाकर लाई। शीर्षक था सुबह जरूर आएगी। एक बड़ी सी काली रंग की सुरंग थी जो क्रमशः सक्रिय होती जा रही थी। उसके अंतिम छोर पर एक उगते हुए सूरज का चित्र था। मैंने बड़े ही शौक से अपने बेडरूम में ये पेंटिंग लगाई। 2-3 दिन तक तो इन्होंने सब्र किया, फिर बोले, अरे भाई ये पेंटिंग यहां से हटाओ, बड़ी डिप्रेसिंग पेंटिंग है। डिप्रेसिंग कैसे? मैंने कहा, ये तो आशा का प्रतीक है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। वैसे गाना तो आपने सुना ही होगा ना, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। बस इसी गीत से मैंने प्रेरणा ली है। बस बस भाई, पर यहां तो गम की अंधेरी रात ही नजर आ रही है, सिर्फ डिप्रेशन। हटाओ इसको यहां से। उसके बाद मैंने अपना वो संदूक खोलने की कभी हिम्मत ही नहीं करी। मेरी चित्रकला का उपयोग दिवाली पर घर भर में अल्पना देने भर में होता था। बाद में मैं खुद ही ऊब गई। हाँ, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने में मेरी ड्राइंग बहुत काम आई। मेरी डिग्री बच्चों का होमवर्क करवाने में मददगार साबित हुई। पर अब तो बच्चे उस उम्र को पार कर चुके हैं। मैं एकदम खाली हो गई हूं। कभी कभार एक रीतेपन के एहसास से मन भर जाता है। मैं उदासीनता से घिर जाती हूं, पर मैं किसी से कह नहीं पाती, क्योंकि कोई भी इस बात को समझ ही नहीं पाता। मेरी अपनी मां भी नहीं। कुछ कहो तो कहती है, अरे भरा पूरा घर है, ओहदेदार पति है, प्यारे बच्चे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? बेटा सुख का आनंद लेना सीखो। पर कैसे कोई ये बताए। वैभवी, मैंने मन ही मन उससे कहा, वैभवी अच्छा हो गया जो तुम इन असुरों को, मेरा मतलब है इन बेसुरों के घर नहीं आई, नहीं तो गाना क्या गुनगुनाना भी भूल जाती। तुम्हारे तमगों की खूब नुमाइश होती, तुम्हारी ट्रॉफियां अलमारी में सजाई जाती, तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स फ्रेम में जड़ दिए जाते, पर तुम्हारे स्वर कंठ में ही घुट कर रह जाते। वैसे ही जैसे मेरे रंग बेरंग हो गए हैं, जैसे मेरे शब्द निशब्द हो गए हैं, और मैं सिर्फ घुट रही हूं। तो ये थी मालती जोशी जी द्वारा लिखी हुई कहानी घुटन। शिल्पा जी, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है, वॉल्यूम कम है। अच्छा, आवाज कम थी? हाँ, वो बीच में आपका म्यूट हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा ये वॉल्यूम कम हो गई है। बट ये कहानी चूंकि मैंने पढ़ी हुई है इसलिए बेहद खूबसूरत है, और हमारे दर्शक कोशिश करेंगे इसे दोबारा से मतलब सुनने के लिए बार बार। मैं और एक सवाल, ये कहानी को आपने क्यों चुना? आपने कहा आपकी ये पसंदीदा लेखिका हैं, तो बहुत प्रिय लेखक की कोई एक कहानी चुनना अपने आप में मुश्किल होता है जरा, तो आपने ये कहानी क्यों चुनी? अगर आप देखेंगे तो मालती जोशी जी की सारी जो कहानियां हैं वो मध्यम वर्गीय परिवारों के मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ नारी मन की भी जो सूक्ष्म भावनाएं हैं
उनका बहुत ही खूबसूरती से चित्रण करती हैं। और मैंने बहुत पहले ये कहानी पढ़ी थी, फिर एक बार वापस पढ़ी, और इसमें पढ़कर मुझे लगा कि इसमें कितनी सारी बहुत ही गहराई वाली बातें हैं। जैसे कि शादी के लिए आज भी हमारा जो शादी के लिए लड़की के चुनाव जी का एक ही मानक है, और वो है उसका रंग रूप। उसके गुण कहीं मायने नहीं रखते। जैसे वैभवी इतनी प्रतिभाशाली गायिका, लेकिन जी जी क्योंकि वो साधारण सी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और वहीं इस कहानी की नायिका कितनी प्रतिभाशाली थी, इतने उसके शौक थे, लेकिन उसकी जो डिग्री है, उसके तमगे सिर्फ वो नुमाइश किए गए और बाद में सब बंद कर दिए गए। वो अपना शौक भी पूरा नहीं कर पाई। एक सिर्फ एक शौक की अपने पसंद की पेंटिंग अपने कमरे में लगा ली जाए, एक स्त्री शादी के बाद वो भी नहीं कर सकती। तो जो जी नारी मन बिल्कुल की सही। उन्होंने हाँ लिखा है वो इतनी खूबसूरती से मालती जोशी जी उसका चित्रण करती हैं कि कभी कभी आपको पढ़ते हुए लगता है, शायद हर नारी को लगता होगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। कहीं ना कहीं कोई एक घटना ये तो मेरे साथ भी घटित हुई है, और हम उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो इसलिए ये कहानी मैंने आज सुनाने के जी, लिए चुनी। नहीं नहीं, कहानी बेहद खूबसूरत है और कहीं ना कहीं ये कटाक्ष है हम सभी पर कि हम रिश्ता जब देखने जाते हैं तो उसमें लड़की में बहुत से गुण ढूंढते हैं, लेकिन अगर वो उन गुणों को अपना करियर बनाना चाहे तो जी, हम में से 99% लोग उसको सपोर्ट करने आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे नहीं आज भी बढ़ते। वो आज एक भी अपने आप में मुश्किल है, बहुत बड़ी मतलब विडंबना कहेंगे कि कला संगीत या पेंटिंग करना जो भी है उसको एज अ हॉबी तक तो शायद घर के अंदर तक जब तक सीमित है तो शायद लोग उसको सपोर्ट कर भी दें, लेकिन जी, अगर उसको करियर बनाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करने वाले आज भी लोग कम हैं। और हमारे संस्कारों की परिभाषा वो तभी तक सिमटी हुई है जब तक कि वो घर की धुरी के अंदर घर की धुरी बनकर स्त्री रह रही है। बिल्कुल। आज और भी आप हम ये चीज विश्वास नहीं देख रहे हैं। करना, ये हाँ इतनी जी। पुरानी पुरानी है, लेकिन आज भी जब इसको पढ़े तो हमें लगता है कि हमारे समाज में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जी हम कहने को तो हम इतने डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो आज भी जी। उतनी ही पुरानी है। हम अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ा नहीं, पाए। मैं ये इस मंच पे अभी ये चीज मैं कहना चाहूंगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने कहा है कि जो हमारे आसपास जो अपराध घटित हो रहे हैं या आगे स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम माओं की है, जी, जो अगली पीढ़ी यानी अपने बेटों को ये परवरिश दें। पहली चीज, स्त्री का सम्मान करें, उसे जी, केवल स्त्री नहीं, एक व्यक्ति, एक अलग शख्सियत के तौर पर अपने जीवन में शामिल करें। बिल्कुल वो सही। केवल स्त्री नहीं है, वो आपकी तरह ही एक व्यक्ति है जिसकी अपनी अच्छाइयां, बुराइयां, अपने शौक, अपनी कमजोरियां, सारी चीजें होंगी। अगर अपनी आप उसको भावनाएं, अपने अपनी जीवन में भावनाएं शामिल कर रहे हैं तो उसे पूर्णता से शामिल करें और उसको बहुत। अपनी ही तरह आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आज तक वो आपको सपोर्ट करती है, आपका साथ देती है, कोशिश करें कम से कम अपना साथ देने की। हो सकता है आज नहीं, आज से कुछ वर्ष बाद, आज से एक दशक बाद ही सही, हम इस समाज में कुछ बेहतर पाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं पहली चीज, मैं शिल्पा मेहता जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेहद प्यारी कहानी आप लेकर आई। थोड़ा सा तकनीकी कारण वश लोग थोड़ा सा धीमा बात की कहानी सुनेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग ढूंढ करके उसे जरूर सुनना चाहेंगे, आपसे नहीं तो कहीं और से, लेकिन उन्हें पसंद बहुत आएगी। और इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज निमंत्रित करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कला मंथन मंच का। बहुत बहुत धन्यवाद।